हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाई एग्जाम पर। तो कैसे हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, और एक बार जल्दी से आ जाइए सभी साथी। चलो तो एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, और सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी साथी नए हैं वो एक बार चैनल को जल्दी से क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे भाई साथी। ठीक है, तो एक बार सभी लोग आ जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई, सभी साथी आ जाएंगे भाई, सभी साथी आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, हार्दिक शुभकामनाएं सभी को दिवाली की। आप लोग मतलब बहुत सारी लक्ष्मी आए आपके पास, लक्ष्मी देवी आपके पास मतलब आपके घर में आए, और मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारा धन आए, और बहुत सारी खुशियां आए आपके घर में भाई। हम तो यही चाहते हैं। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले तो हम लोग अब पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। पॉइंट पे बात करते हैं, तो पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। और आपको पता होना चाहिए जो नेशनल मूवमेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो ऐसे आप लोग समझ लेना कि आपने 50 to 70% हिस्ट्री समझ ली, पढ़ ली, मोस्टली हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, बस ऐसे समझ लेना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे पढ़ेंगे ये भी आप लोग समझ लो। देखो ये कहीं ना कहीं जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, तो आप कहोगे भाई ये पार्ट है किसका, हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। किसका पार्ट है भाई? इतिहास का पार्ट है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये किसका पार्ट है? इतिहास का पार्ट है। अब जो इतिहास है तो कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इतिहास है इसको हम लोग कितने पार्टों में पढ़ेंगे। इसको हम लोग 3 पार्टों में पढ़ेंगे। कितने? 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। दूसरा आपका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास। इसको हम लोग कहेंगे एंशेंट हिस्ट्री, इसको हम लोग कहेंगे मेडिवल हिस्ट्री, इसको हम लोग कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो किसका पार्ट है? वो भाई मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो पार्ट आपका रहेगा किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो समझते हैं जरा। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम आज इतिहास पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम आज इतिहास पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये इतिहास है क्या? देखो आपको पता होना चाहिए इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वह 2 शब्द हैं कौन कौन से? एक तो हो जाएगा इति, और दूसरा हो जाएगा हास। क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इति का क्या मतलब होता है? इति का मतलब होता है समय। क्या मतलब होता है? या बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। इति का मतलब होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है समय। जैसे कहते नहीं है हम लोग, समय समय की बात है भाई, समय समय की बात है, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, है ना। तो इति का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। और हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब होता है समय। तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बनेगा बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। ये हमारा क्या बन जाएगा? बीता हुआ समय। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं तो अपने बीते हुए समय को पढ़ने जा रहे हैं, और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि हम लोग अपने बीते हुए समय को पढ़ने जा रहे हैं।
बीते हुए समय को या बीते हुए कल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब कैसे पढ़ेंगे इसे, देखो जरा। जैसे आपने देखा जो हमारा बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ जो हमारा समय है, जैसे आपने देखा रामायण, आपने देखा महाभारत, आपने पढ़ा जैन धर्म, आपने पढ़ा बौद्ध धर्म, क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, आपने पढ़ा मौर्य वंश, आपने पढ़ा मुगल वंश, आपने क्या पढ़ा, मुगल वंश पढ़ा। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारा क्या है, बीता हुआ कल है। समझ गए बात। देखो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ लोगों का नाम ना ले पाए, क्योंकि यहां पे हम मस्त हैं भाई टॉपिक समझाने में। ठीक है, हम टॉपिक समझाने में यहां पे मस्त हैं, हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं और आपको अच्छे से समझना है टॉपिक कि हम कहां चल रहे हैं, क्या हम आपको बता रहे हैं और किस पॉइंट में कहां का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये आपको अच्छे से सुनना है भाई, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी कर लेना आप लोग। ठीक है, तो समझते जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने आपको नाम बताए हैं, ये हमारा क्या है, बीता हुआ कल है और इसी को हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, वर्तमान में, हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए। तो कोई अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ता है इतिहास, कोई इतिहास अपने नॉलेज के लिए पढ़ता है, कोई नौकरी के लिए पढ़ता है, किसके लिए, कोई नौकरी के लिए पढ़ता है, कोई किसी चीज के लिए और पढ़ता है। लेकिन आप लोग पढ़ते हो ना, इतिहास पढ़ते हो ना, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। अब आप कहोगे सर ये आप क्या बता रहे हो, समझते जाओ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आपको यहां से नया मिलेगा कंटेंट, हर चीज आपको यहां से नई सीखने के लिए मिलेगी। बकाया आपने हिस्ट्री तो हर जगह पढ़ी होगी। ठीक है भाई, तो देखो जो ये समय बीत गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल। इसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। ठीक है, तो हम लोग भूतकाल को पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया। भूतकाल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो भूतकाल को वर्तमान में पढ़कर, भूतकाल को या भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में पढ़कर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं। भूतकाल को वर्तमान में पढ़कर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा आपको इतिहास की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि हम लोग क्यों इतिहास पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम बीत गया, जैसे रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, और मतलब बहुत सारे वंश रहे हैं, किस किस का नाम लें, तो उन वंशों के बारे में हमें जानकारी करना ही हमारा क्या है, इतिहास है। ठीक है भाई, चलो, तो ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों पे लिखी हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है आधुनिक भारत। क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत। अब आप कहोगे सर हम आधुनिक भारत कहां से कहां तक का पढ़ेंगे, तो देखो हम लोग पढ़ेंगे 1800 से 1947 तक का। 1947 तक हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधुनिक भारत हो जाएगा। अब आधुनिक भारत तो बेसिकली आपका 1600 ईस्वी से है। कहां से है, 1600 ईस्वी से है आधुनिक भारत, लेकिन हम लोग यहां से लेंगे। क्यों, क्योंकि 1800 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत पूछा जाता है आपका, ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए इस पीरियड में हम लोग किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लेंगे और उसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने पकड़ा किसको, गांधी जी को पकड़ा, हमने किसको पकड़ा, गांधी जी को पकड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जो हमारे भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, तो मैक्सिमम आंदोलन ऐसे रहे हैं जिसमें गांधी जी का हाथ रहा है।
जिसमें गांधी जी ने सहयोग किया है, गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं हम एक काम करो, गांधी का जो जन्म से लेके गांधी जी की मृत्यु तक का समय पढ़ लेते हैं, और गांधी जी के जन्म से लेके गांधी जी की मृत्यु तक का जो समय पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, गांधी युग, और उसी में हम ये वाला टाइम पीरियड भी कवर कर लेंगे, उसी में हम ये वाला टाइम पीरियड भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपने भी यस बोल दिया तो अच्छी बात है। देखो जरा, तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, गांधी युग। हम लोग क्या शुरू करते हैं, गांधी युग शुरू करते हैं। क्या, गांधी युग शुरू करते हैं। यानी गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी। कब, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। तो इसका मतलब यह है कि हमने 1869 से और 1948 तक का टाइम पीरियड पढ़ लिया, तो वही गांधी युग हमारा हो गया, और उसी के मध्य में पूरे के पूरे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ते जाएंगे। अब इनका नाम इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि ये हमारे क्या हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं। ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं। ये हमारे क्या हैं भाई, राष्ट्रपिता हैं। और राष्ट्रपिता की उपाधि इनको 1944 में दी गई थी, किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। समझ गए बात को, ठीक है। तो अच्छे से समझते जाइए। आपको कोई भी पॉइंट यदि समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, एक छोटा सा कमेंट करेंगे सभी साथी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब किसके, गांधी जी को लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। किसको लेकर चलेंगे, गांधी जी को लेकर चलेंगे। तो गांधी जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गांधी जी के जन्म के बारे में। गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था काठियावाड़ा गांव में। काठियावाड़ा गांव में हुआ था। ये काठियावाड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है, पोरबंदर में। पोरबंदर में पड़ता है। और पोरबंदर कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात। और गुजरात कहाँ पे पड़ता है, ये भारत का पश्चिमी जिला है। ये भारत का क्या है, पश्चिमी जिला है। ये बात भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कि गांधी जी के पिता का क्या नाम है। गांधी जी के पिता का नाम, तो गांधी जी के पिता का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी हो जाएगा गांधी जी के पिता का नाम, क्या हो जाएगा, करमचंद गांधी। और इन्हीं को हम लोग जानते हैं काबा गांधी के नाम से। काबा गांधी के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग किस रूप में जानते हैं, काबा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी की माता का क्या नाम था, तो गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई नाम था, है ना, पुतली बाई। बस इतनी चीजें आप लोग समझ लो। गांधी जी का जन्म, गांधी जी के माता और गांधी जी के पिता, और गांधी जी का जन्म हुआ कहाँ था। बस ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से है वो इतना ही सफिशियंट है। बस इतना ही हमें समझना है अपनी एग्जाम की दृष्टि से, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, अब जब गांधी जी जन्म लेंगे, गांधी जी जन्म लेंगे तो गांधी जी के भाई, गांधी जी का विवाह होगा या गांधी जी पढ़ेंगे, क्या करेंगे, गांधी जी पढ़ेंगे। तो गांधी जी की थोड़ी सी पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, पढ़ाई के ऊपर। तो गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा कब पास की, मैट्रिक्स, गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की कब, 1887 में। कब, 1887 में। लेकिन 1887 से पहले इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। गांधी जी का 1887 से पहले क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है 1883 में। 1883 में इनका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, तो कस्तूरबा गांधी के साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाएगा, कस्तूरबा के साथ हो जाएगा, इतना याद रखना, कस्तूरबा के साथ। और यहाँ गांधी जी हो जाएंगे भाई, दोनों की शादी हो जाएगी। उस टाइम पे गांधी जी रहेंगे कितने वर्ष के, 13 वर्ष 6 माह के, 13 वर्ष 6 माह के रहेंगे गांधी जी। जब गांधी जी का विवाह हुआ था तो उस टाइम पे गांधी जी 13 वर्ष 6 माह के थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की थी। कितने की थी, 14 वर्ष की थी। और इनका 1883 में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। जब इनका विवाह होता है तो इनके पुत्र जन्म लेते हैं, इनके पुत्र जन्म लेते हैं। और इनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कौन कौन से, हरीलाल,
दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास देवदास, चौथा देवदास। चौथा क्या हो जाएगा भाई? देवदास हो जाएगा। यानी यहां पे हाँ बिल्कुल सही, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये क्या है? गांधी जी के 4 पुत्र थे। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन गांधी जी का एक दत्तक पुत्र था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी का दत्तक पुत्र, और इसे हम लोग बोलते हैं राय बहादुर जमनालाल बजाज। क्या बोलते हैं? राय बहादुर जमनालाल बजाज, राय बहादुर जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र कौन थे, तो आप बताओगे दत्तक पुत्र थे राय बहादुर जमनालाल बजाज। दत्तक पुत्र हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारा पुत्र नहीं होता है लेकिन उसको हम लोग क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। उसको हम लोग क्या लेते हैं? गोद लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। तो ये थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर आपको गांधी जी के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद गांधी जी ने 1887 में क्या कर ली? मैट्रिक्स की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अब गांधी जी के दिमाग में आया कि यार हमने मैट्रिक्स तो पास कर ली, अब हमें कहाँ जाना है? लंदन जाना है, हमें लॉ की पढ़ाई करनी है। अच्छी बात है। अब गांधी जी कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। गांधी जी कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे 1888 में। 1888 में गांधी जी लंदन जाएंगे, किसकी? लॉ की पढ़ाई करने के लिए, यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। किसकी? वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। फिर जैसे ही गांधी जी लंदन से आते हैं पढ़ के, और इनकी पढ़ाई हो जाती है लगभग 1891-92 में। 1891-92 में इनकी क्या हो जाती है? पढ़ाई संपूर्ण हो जाती है, और ये वहां से लंदन से अपने भारत आ जाते हैं। और जब जैसे ये भारत आते हैं तो इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, उसका नाम होता है दादा भाई शेख अब्दुल्ला। एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है, उसका नाम होता है दादा भाई शेख अब्दुल्ला। उसका क्या नाम होता है? दादा भाई शेख अब्दुल्ला उसका नाम होता है। और इसकी मुलाकात हो जाती है गांधी जी से। तो इसने कहा कि और भाई गांधी, और क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? तो गांधी जी ने बताया कि मैं भाई लॉ की पढ़ाई कर चुका हूं और वकालत कर रहा हूं। तो दादा भाई शेख अब्दुल्ला की समझ में आया कि यार ये व्यक्ति तो मेरे काम का है, ये व्यक्ति तो मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि दादा भाई शेख अब्दुल्ला के ऊपर चल रहे थे मुकदमे। तो दादा भाई शेख अब्दुल्ला ने सोचा कि हमारा जो केस है वो हम किसको दे देंगे? वो हम दे देंगे गांधी जी को। किसको दे देंगे? गांधी जी को दे देंगे। क्योंकि गांधी जी अभी अभी पढ़ाई करके आए हैं, लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, तो इनको अच्छा नॉलेज होगा। तो दादा भाई शेख अब्दुल्ला ने कहा कि गांधी जी एक काम करो, आप मेरा केस ले लो, आप मेरा केस ले लो, तो आपको नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और आप अपना काम भी करते रहना। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, हम आपका केस ले लेंगे। और ये दादा भाई शेख अब्दुल्ला थे कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के थे। और इन पे चल रहे थे हीरों के मुकदमे, हीरों के। क्यों? क्योंकि ये हीरों के क्या थे? व्यापारी थे उस टाइम पे। दादा भाई शेख अब्दुल्ला हीरों के व्यापारी थे और इन पर मुकदमे चल रहे थे। तो इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए फिर अब गांधी जी कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। किस लिए गए? दादा भाई शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। अब गांधी जी भली भांति दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इनकी एक्टिविटी भी पूछी जाती है। इनकी एक्टिविटी भी पूछी जाती है। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे। ठीक है भाई। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाते हैं 1893 में। इसके बाद 1 साल रहेंगे और 1894 में क्या कर देंगे? नाटाल कांग्रेस की स्थापना। नाटाल कांग्रेस की स्थापना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1894 में की। कहां पे की? दक्षिण अफ्रीका में की। तो 1894 में क्या कर दी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी भाई साहब। फिर कुछ साल रहे और इन्होंने क्या किया? 1901
1901 में जब गांधी जी को पता चला कि भारत में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं हर साल, भारत में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं हर साल, तो गांधी जी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि क्यों ना हम भी कांग्रेस में भाग ले लें। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारत आते हैं। कब? 1901 में। और कहां जाते हैं? ये कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता। क्योंकि उस टाइम पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो कहां हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। तो गांधी जी ने सबसे पहले कहां पे भाग लिया कांग्रेस में? कलकत्ता में भाग लिया। और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे चाचा इदुलजी। चाचा इदुलजी, चाचा इदुलजी क्या थे? कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1901 के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस में पहली बार भाग कब लिया? तो भाई 1901 में लिया। कहां लिया? कलकत्ता में लिया। उसके अध्यक्ष कौन थे? चाचा इदुलजी थे। और आपको पता होना चाहिए जो कांग्रेस है ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और कांग्रेस में जितने भी भारत के जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब क्या थे? इन्वॉल्व थे। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है जी। तो अब गांधी जी ने क्या ले लिया? कांग्रेस में भी भाग ले लिया। अब गांधी जी के दिमाग की बत्ती जल गई। अब गांधी जी के दिमाग की बत्ती जल गई कि हमें कुछ अब उथल फूल करना है, मतलब कुछ करना है। गांधी जी के दिमाग में आ गया, गांधी जी के दिमाग में आ गया कि कुछ करना है। तो गांधी जी ने 1902 में क्या किया? गांधी जी ने 1902 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम खोला। टॉल्स्टॉय आश्रम खोला। क्या खोला? टॉल्स्टॉय आश्रम खोला गांधी जी ने। और यहां पे बहुत से लोगों को शिक्षा दी, बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक फोनिक्स आश्रम खोला। कौन सा? फोनिक्स आश्रम खोला। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में फोनिक्स आश्रम खोला। और फोनिक्स आश्रम खोलने के साथ साथ ही महात्मा गांधी ने यहां पे एक साप्ताहिक पत्रिका चलाई, साप्ताहिक पत्रिका चलवाई। और इस साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो आप बताएंगे इंडियन ओपिनियन। कब प्रकाशित हुई? 1904 में प्रकाशित हुई। कहां प्रकाशित हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई। अब फाइनली हमने ये सारी चीजें समझ ली कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं कि गांधी जी ने भाई पत्रिकाएं तो लॉन्च कर दी, यानी पहली पत्रिका तो लॉन्च कर दी। अब गांधी जी और कौन कौन सी पत्रिकाएं लॉन्च करेंगे ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है भाई। गांधी जी की और कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई तो समझते हैं जरा गांधी जी की पत्रिकाओं के बारे में। जैसे पत्रिकाएं, गांधी जी की पत्रिकाएं, पहली पत्रिका तो याद रखेंगे यंग इंडिया, यंग इंडिया। दूसरी पत्रिका कौन सी थी? नवजीवन, नवजीवन। तीसरी पत्रिका कौन सी थी? हरिजन, 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 ठीक है भाई। तो ये गांधी जी की तीनों क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो यंग इंडिया है ये कब प्रकाशित हुई? ये 1919 में प्रकाशित हुई। कब? 1919 में प्रकाशित हुई। और नवजीवन है ये कब प्रकाशित हुई? तो ये भी आपके 1919 में प्रकाशित हुई। और जो हरिजन पत्रिका है ये 1933 में प्रकाशित हुई। कब? 1933 में प्रकाशित हुई। तो इनका हमें प्रकाशन बस समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा गया है हमसे कि जो यंग इंडिया है ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। किस में? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो नवजीवन है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस में?
गुजराती भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो हरिजन है ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? हिंदी भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ये पत्रिका किसके दौरान लिखी गई थी? तो पूना पैक्ट के दौरान, पूना पैक्ट के दौरान लिखी गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 में हुआ था। 26 सितंबर 1932 में हुआ था। और हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय व्यक्ति, ईश्वर का प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति। हरिजन का क्या मतलब होता है? ईश्वर का प्रिय व्यक्ति। दलितों का नाम क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था। दलितों का, दलितों का नाम क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था। ये दलितों को नाम हरिजन किसने दिया? ये भी किसने दिया? गांधी जी ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। किसने? जीबीएन या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, एमके जी ने दिया। ठीक है भाई, समझ गए? तो महात्मा गांधी ने ही क्या दिया? दलितों को हरिजन नाम दिया। ये भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ जाती है? यहाँ पे हमें महात्मा गांधी की पत्रिकाएं समझ में आ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। एक बार मजा आ रहा है? देखो सबको मजा आ रहा है, आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? सेशन को शेयर कर देंगे सभी साथी। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे, जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उतना हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग साथ में दौड़ते हैं तब हमें हमारी क्षमता का पता चलता है कि क्या है। तो आप सभी साथियों को बुला लेंगे और सभी साथियों को शेयर कर देंगे सेशन को। और मजा आ रहा है ना, तो लाइक कर देंगे। आपको नई नई चीजें मिल रही हैं तो लाइक कर देंगे आप लोग सेशन को। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने गांधी जी की पत्रिकाएं पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी की बुकें, यानी किताबें, बुक। तो देखो बुक में और पत्रिकाओं में अंतर होता है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किताबों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ लो गांधी जी की पहली कौन सी बुक थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये क्या थी? महात्मा गांधी की किताब थी। और यही क्या है? आत्मकथा है, आत्मकथा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये क्या है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जी जो भी कहते थे कि दारू नहीं पीना है, तो पहले खुद दारू नहीं पिएंगे। अच्छे काम करने हैं तो पहले खुद अच्छे काम करेंगे। इधर उधर नहीं देखना है तो पहले खुद नहीं देखेंगे। ये इसका मतलब होता है। गांधी जी कहेंगे नमक कम खाना है सब्जी में, तो पहले खुद नमक कम खाएंगे, तब जाके दूसरों को सजेस्ट करेंगे या एडवाइस देंगे। गांधी जी ऐसे थे गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी की ये क्या हो जाती है? आत्मकथा हो जाती है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। अब ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1925 में प्रकाशित हुई। कब? 1925 में ये प्रकाशित की गई। ठीक है, गांधी जी की दूसरी बुक कौन सी थी? गांधी जी की दूसरी बुक थी हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? 1909 में। समझ गए बात को? तो ये दो हमने गांधी जी की किताबें पढ़ ली, जो कि आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो कई बार पूछी गई है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो गांधी जी की है। कब प्रकाशित हुई? 1909 में। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग महात्मा गांधी की उपाधियां पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को क्या दी गई? उपाधियां दी गई। तो हम लोग लगे हाथ पहले ही पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि किसने दी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि महात्मा गांधी से महात्मा किसने कहा,
महात्मा गांधी से महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी से बाबा मलंग किसने कहा? बाबा मलंग किसने कहा? महात्मा गांधी से बाबा मलंग किसने कहा? महात्मा गांधी से अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी से अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी से देशद्रोही फकीर किसने कहा? देशद्रोही फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी से देशद्रोही फकीर किसने कहा? ठीक है भाई। महात्मा गांधी से बच्चा किसने कहा? महात्मा गांधी से बच्चा किसने कहा? यानी राजनैतिक बच्चा या राजनीतिक बच्चा कह दो। राजनीतिक बच्चा किसने कहा महात्मा गांधी से? यह भी आपको याद रखना है ना। और महात्मा गांधी से बापू किसने कहा? महात्मा गांधी से बापू किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी की क्या है, कुछ उपाधियां हैं और इनके आंसर करना है आपको, और आप नहीं करोगे तो हम करेंगे आंसर तो देखो करना है, ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? बाबा मलंग किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा? देशद्रोही फकीर किसने कहा? और राजनीतिक बच्चा और बापू किसने कहा? ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो आयोग है वो हमसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा भाई। बिल्कुल सही। तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ये सारी चीजें एक जगह कभी नहीं मिलेंगी। हम आपको हर एक चीज सीक्वेंस में लिखवाएंगे, ठीक है। समझो, महात्मा गांधी से महात्मा किसने कहा? तो ये कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी से क्या कहा? महात्मा कहा। समझ गए? अब बात ये आती है कि आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब कहा? तो ये कहा 1917 में। 1917 में कहा। और किस माध्यम से कहा? तो एक पत्र लिखा। एक क्या लिखा? पत्र लिखा। और उस पत्र में लिखा महात्मा गांधी से के बारे में कि ये भाई क्या है? महात्मा है, महात्मा। बात समझ में आ गई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि ये महात्मा है, महात्मा। तो गुरुदेव को पता चला, महात्मा गांधी को पता चला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमसे महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी कहने लगे नहीं नहीं गुरुदेव। तो महात्मा गांधी ने इनको कौन सी उपाधि दे दी? गुरुदेव की उपाधि दे दी, गुरुदेव। तो यह क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर से गुरुदेव किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन महात्मा गांधी से महात्मा किसने कहा? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। समझ में आ गई बात? कब कहा? 1917 में कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता। कब कहा? तो ये कहा भाई 1944 में कहा। कहां से कहा? तो सिंगापुर से कहा। सिंगापुर से कहा। किस माध्यम से कहा? तो रेडियो प्रसारण के माध्यम से। रेडियो प्रसारण के माध्यम से कहा। बात समझ में आ गई आपको? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर थे, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर ये बनाए गए थे 1943 में। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कमांडर बने, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सिंगापुर गए थे ये अपनी सेना को वो करने के लिए। तो सिंगापुर से ही क्या किया? रेडियो प्रसारण के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। तो ये भी बात आपको समझ में आ जाती है। कहां से कहा था? सिंगापुर से, और रेडियो प्रसारण के माध्यम से कहा था। तो ये भी बात आपको समझ में आ जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी से बाबा मलंग किसने कहा?
तो बाबा मलंग कहा किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान ने कहा। तो ये भी आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी से क्या कहा? बाबा मलंग कहा। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग जानते हैं बच्चा खान के नाम से, बच्चा खान के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फक ए अफगान, फक ए अफगान बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फक ए अफगान बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं। इन्हीं से हम लोग बोलते हैं सरहद गांधी, सरहद गांधी बोलते हैं। और इन्हीं से हम लोग बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो ये नाम किसके हैं? ये उपनाम हैं किसके? खान अब्दुल गफ्फार खान के। इनको भारत रत्न दिया गया था। इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं ये कहीं ना कहीं गांधी जी के आदर्शों पर चला करते थे। ये कहीं ना कहीं गांधी जी के आदर्शों पर चला करते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को किसकी उपाधि दे दी? बाबा मलंग की उपाधि दे दी। किसकी? बाबा मलंग की उपाधि दे दी। और ये वही बंदा है, ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्होंने 1933 में, जिन्होंने 1930 में, जिन्होंने 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? लाल कुर्ती आंदोलन का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे कि लाल कुर्ती आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में। इसका आंदोलन, इस लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल कुर्ती आंदोलन कहां चलाया गया? तो लाहौर वाले क्षेत्र में। इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे सभी व्यक्तियों ने लाल वस्त्र धारण करके अंग्रेजों का विरोध किया था, इसीलिए इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है कि गांधी जी से बाबा मलंग किसने कहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग साफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बकाया ये मैं भी जानता हूँ, ये मेरी आत्मा भी जानती है कि आपको कुछ नया कंटेंट मिल रहा है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो फटाफट नोट कर लो भाई साहब, फटाफट नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो ये आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? अर्धनग्न फकीर के बारे में। तो गांधी जी से अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये कहा विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। अब विंस्टन चर्चिल ने कहां पे कहा? तो ब्रिटेन में कहा था। कहां कहा था? ब्रिटेन में कहा था। किस समय कहा था? तो 1931 में कहा था। विंस्टन चर्चिल क्या था? ब्रिटेन का पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। जैसे ही अब आपने देखा होगा कोई नरेंद्र मोदी कहीं जाएं या बराक ओबामा यहाँ पे आ जाएं तो पत्रकार पहले आ जाते, अरे साहब साहब बताओ कहाँ से आए, कैसे आए, पूछते कि नहीं पूछते। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी वहां पे पहुंचे और विंस्टन चर्चिल ने सोचा कि भाई भारत के लीडर आ रहे हैं, थोड़ा सा बन ठन के आएंगे, सूट बूट सब कुछ पहन के आएंगे। लेकिन गांधी जी भाई साहब वही खड़ाऊ चप्पलें और तौलिया लंगोटिया और बढ़िया एक दुपट्टा सा, बस पहुंच गए। तो यार विंस्टन चर्चिल बोला, यार हम तो समझते थे कि गांधी जी भारत के नेता हैं, लेकिन ये तो मतलब अर्धनग्न फकीर की तरह लग रहे हैं, हमें आधे कपड़े पहन के आए हैं। तो अर्धनग्न फकीर की उपाधि दे दी किसने? विंस्टन चर्चिल ने। कब दे दी? 1931 में दे दी। और 1931 में गांधी जी वहां किस लिए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। किसके लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किसके उपलक्ष्य में अर्धनग्न फकीर कहा गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। कहां पे? लंदन में। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद
इसके बाद अब बात आती है, आपको पता होना चाहिए जो गोलमेज सम्मेलन है ये हमारे कितने हुए हैं, ये 3 हुए हैं। कितने? 3। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। सिंपल सा फंडा है, यदि याद रखो तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या रहे? असफल रहे। असफल रहे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल रहा कि असफल रहा? तो असफल रहा। गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है भाई, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं राजनीतिक बच्चा किसने कहा। तो गांधी जी से राजनीतिक बच्चा कहा एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने कहा। तो ये भी आपको याद रखना है। एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी से बातों ही बातों में राजनीतिक बच्चा बोल दिया और कहा ये गांधी जी को कुछ आता जाता है नहीं है, बस नेता बने हैं। तो इस और राजनीतिक बच्चा टाइप की तो लग रहे हैं। तो राजनीतिक बच्चा कौन बोल देती हैं? एनी बेसेंट बोल देती हैं। ठीक है, याद रखना है। और एनी बेसेंट ही क्या थी? एनी बेसेंट 1917 में, एनी बेसेंट 1917 में क्या थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में ही कांग्रेस में तिरंगा झंडा अपनाया गया था। तिरंगा झंडा अपनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। लेकिन चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 बताएंगे आप लोग। सिंपल सा फंडा है। ठीक है भाई, चलो जी आगे समझते हैं। महात्मा गांधी से बापू किसने कहा? तो पीटी नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से बापू कहा। क्या कहा? बापू कहा। तो अब ये हमने आपको पूरी की पूरी उपाधियां गांधी जी की बता दी हैं और उम्मीद है आपको ये पता चल गई होंगी और याद भी हो गई होंगी मैक्सिमम। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं और हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब गांधी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भी भेज दिया, वहां पे गांधी जी ने क्या क्या किया वो भी हमने समझ लिया। लेकिन एक पॉइंट रह गया गांधी जी का कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जेल कब गए थे? तो ये भी सुन लो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे 10 जनवरी 1908 को। बस इतना पॉइंट हमें बताना था, तो वो मतलब थोड़ा सा मिस हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग अभी याद कर लेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे 10 जनवरी 1908 में। ठीक है भाई, समझ गए? चलो अब गांधी जी क्या आ जाएंगे? सारा काम धाम करके भारत आ जाएंगे। गांधी जी सारा काम धाम करके भारत आ जाएंगे और भारत आएंगे 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आएंगे। और जब गांधी जी भारत आएंगे तो लोग बाग गांधी जी के आने की खुशी में लोग बाग 9 जनवरी को क्या मनाएंगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। भारतीय दिवस मनाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि भाई ये जो प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? प्रवासी भारतीय वे होते हैं जो भारत के हैं, लेकिन कार्य करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कार्य करने के लिए विदेश जा रहे हैं। बात समझ में आ गई है? वो लोग जो हैं भारत के लेकिन कार्य करने के लिए विदेश जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रवासी भारतीय कहेंगे। लेकिन जो लोग हैं विदेश के, और वो कार्य करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। कार्य करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। उनको हम क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हम लोग प्रवासी और अप्रवासी किसे बोलते हैं। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब गांधी जी यहाँ आएंगे, भारत आएंगे 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आएंगे। फिर गांधी जी अपना एक मित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
मित्र बनाएंगे और उस मित्र का नाम होगा प्रभुदास। क्या नाम होगा? प्रभुदास। प्रभुदास। और इस प्रभुदास के साथ गांधी जी 2 साल यानी 2 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। पूरे भारत का भ्रमण करेंगे गांधी जी। 2 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और गांधी जी देखेंगे कि भारत में किस क्षेत्र में कैसी स्थिति है, क्या स्थिति चल रही है और हमें क्या करना चाहिए आज़ादी के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अब गांधी जी कदम उठाएंगे भाई साहब। 1 घंटे तो हमने बैकग्राउंड समझा गांधी जी का कि क्या है गांधी जी, है ना। 1 घंटे समझा पूरा का पूरा। अब गांधी जी जाएंगे कहाँ पे? पहला सत्याग्रह लड़ने के लिए जाएंगे चंपारण में और वहां पे अपने भाषण देंगे। तब मजा आएगा कि क्या कह रहे हैं गांधी जी। तो चंपारण में अब गांधी जी 2 साल यहाँ पे पूरे भारत में घूमने के बाद 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं और वहां चंपारण में चल रहा है सत्याग्रह। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद हैं, वहीं पे मूलाभाई देसाई हैं, वहीं पे कौन है राजकुमार शुक्ला हैं, वहीं पे प्यारेलाल हैं, वहीं पे मतलब सब लोग मिलेंगे गांधी जी को। वहीं पे महादेव देसाई भी है। वहीं पे गांधी जी तिनकटिया पद्धति से संबंधित एक योजना भी बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कल कि क्या है चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और उसके बाद पढ़ेंगे जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम लोग जलियांवाला हत्याकांड के बारे में भी समझेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और यदि ये सारी चीजें आ गई हैं, आपको समझ में अच्छे से समझ में आई हैं, तो कल होगा राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2। क्या होगा? पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखना ना भूलें आप लोग, पार्ट 2 जरूर देखें कि क्या चंपारण सत्याग्रह है, क्या अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है और क्या जलियांवाला हत्याकांड है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से हम आपको बताएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और आप लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या क्या जानते हैं ये भी आप लोग हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। बकाया सभी साथियों को, तो आज के लिए इतना ही। बकाया सभी साथियों को एक बार दिल से जय हिंद। और साथियों आप लोग बिल्कुल ऐसे करेंगे कि पटाखे वटाखे नहीं जलाएंगे ज्यादा, मतलब खुद को नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, तो अंत में एक बार फिर से जय एग्जामपुर करे, विजय एग्जामपुर।